आखिरी चरण की है और इसके लिए वोटिंग कल होनी है। लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज और नेता एप्लीकेशन ने मिलकर जनता से मौजूदा सियासी स्थितियों पर कुछ सवाल किए, जिनके जवाब हम आपको दिखाएंगे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि इन सवालों से किसी भी पार्टी के सीट के संबंध में कोई प्रोजेक्शन न होने पाए। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उन 5 सवालों को लेंगे और उनके जवाब भी आपको एक एक कर दिखाएंगे। इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर मौजूदा सियासी हालात के ऊपर जनता से 5 सवाल किए। उनके जवाब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि अगर आप भी चाहें तो अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मोबाइल में नेता ऐप आप डाउनलोड कीजिए और आपकी जो भी राय है वो हम तक पहुंचाइए। इस बार हमने जो सवाल लोगों से किए हैं उसमें 20 से 34,000 लोगों की राय को शामिल किया है, जिनसे ये सवाल 17 से 18 मई को पूछे गए हैं। हम उन्हीं 5 सवालों को आपके सामने रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि इन सवालों पर जनता की राय क्या है। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो तमाम स्थितियों के मद्देनजर वोटर ने क्या मन बनाया है, ये काफी साइजेबल चंक है। अगर 37,000 25 से 37,000 के बीच रिस्पोंडेंट्स हैं। हमारे साथ प्रथम मित्तल जुड़ेंगे, नेता एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं वो, और हमको बताएंगे कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर वो खुद क्या समझते हैं हो सकता है, जो आखिरकार फिगर्स सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अनुज अत्रे जो कि कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आपको सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटने के दावे में दम है क्या? और इसमें जो साइज है रिस्पोंडेंट्स का वो है 25,267। देश का मूड क्या है? हां कहने वाले 27.31% हैं, नहीं कहने वाले 58.78% हैं और कह नहीं सकते कहने वाले 13.91% हैं। हिंदी भाषी राज्यों के वोटर्स क्या कहते हैं? 36.73% कहते हैं हां, 50.99% नहीं और 12.28% डोंट नो कांट से, हम बता नहीं सकते वाले हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? क्या आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं कि मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में उनसे कुछ ज्यादा कड़े सवाल करता है? और इसमें रिस्पोंडेंट्स थे 29,146 और इसमें से जो देश का मूड गेज हुआ 63.28% कहते हैं हां, 21.75% कहते हैं नहीं और कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोग 14.97%। युवा वोटर्स 66.71% कहते हैं हां, कड़े सवाल पूछे जाते हैं राहुल गांधी से। नहीं कहने वाले 20.34% हैं और इसमें अपनी राय जाहिर नहीं कर सकने वाले लोग 12.95% हैं, करीब करीब 13% लोग। सबसे पहले तो रोहित, अगर इस पर हम यकीन करें कि लोग क्या कह रहे हैं, तो एक तो 300 अपने बूते लाने का भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है उससे भी लोगों को गुरेज दिखाई दे रहा है कि ये शायद ही हो, और दूसरा ये भी कि हां राहुल गांधी को ज्यादा कड़े सवाल पूछे जाते हैं। दिनेश जी, मैं तो ये कहूंगा, देखिए जो भी एप्लीकेशन है, किस तरीके से आपने डाटा किया वो ठीक है, जो भी रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल 300 नहीं 350 ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जीतने जा रही है, पक्का है। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, 300 नहीं 350 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। और आप देखिए जब परिणाम आएंगे, क्योंकि कल आपसे एग्जिट पोल मतलब उन्होंने जो कहा वो कंजर्वेटिव तरीके से कहा। देखिए मैं असल में तो 350 आ रही है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि 350 सीट भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उनसे पूछते तो शायद वो कहते कि हाँ भारतीय जनता पार्टी 350, क्योंकि प्रचंड बहुमत आपने 2014 भी याद होगा जब जिस तरीके का माहौल था। मतलब आप ये समझते हैं कि वेव के मुकाबले अंडर करंट जो कि आप कह रहे हैं वो ज्यादा तगड़ा होता है? बिल्कुल, आप देखिए साइलेंटली लोग जो है वोट कर रहे हैं। और आप किस एरिया में गए हैं, गांव देहात में क्या है, मैं पूरा उत्तर प्रदेश में रहा पिछले 1 महीना, तो मैंने जो महसूस किया देखा वो ये है कि मोदी जी को लेके एक जुनून है, जोश है लोगों के अंदर, और जो काम हुआ है नीचे तक, जो महिलाओं को सम्मान देने की बात है, युवाओं के लिए, सभी के लिए जो काम हुआ है वो देखा है। अनुज के पास क्या ये विशफुल थिंकिंग है और किसी भी पार्टी को, नेता को ये अख्तियार है कि चुनाव से पहले अपने बारे में ये वो कह सकता है, या आपको लगता है कि कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी को रियलिस्टिक होना चाहिए? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी सपनों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार से 2014 में उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी पारी की, तो देश की जनता को सपने का भारत दिखाया था और वो सपनों का भारत सपनों में ही रह गया। उसी प्रकार से अब 2019 में वो खुद सपने देख रहे हैं कि मेरी 300 सीटें आएंगी और हमारे भाई रोहित चहल जी कह रहे हैं कि 350 आएंगी। तो निश्चित तौर पर सपने लेने का अधिकार है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन सपने सच नहीं होते। जैसा कि उन्होंने 2014 में जो सपने दिखाए थे देश की जनता को, वो सच नहीं हुए। 2019 आते आते वो सच नहीं हुए। तो ये 2019 के चुनाव
वजह क्या लगती है? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा बड़ा घोटाला हो गया? ऐसी कौन सा आसमान टूट गया जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मोदी वापसी नहीं करेंगे? देखिए, वजह यह है कि कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा यह है कि जो होना चाहिए था, इस देश में जो विकास की बातें करी गई थी, उनमें से कुछ नहीं हुआ। जो 2014 के इनके चुनाव के एजेंडा थे, जो मैनिफेस्टो था, जो संकल्प किया गया था, और जो वायदे और कस्में खाई गई थी देश का जनता के सामने, वो कुछ नहीं हुआ क्या? जो उसके उलट काम हुआ। देश की जनता को विकास की जगह नोटबंदी दी, देश की जनता को गब्बर सिंह टैक्स दिया, देश की जनता को जो है काला धन वापस लाने की बजाय जो है जनता का साहब, ऐसी कौन सी पार्टी है अभी तक जिसने मैनिफेस्टो में कही हुई बातों को अक्षरशः 100% लागू कर दिया? हम है कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पे उठा के देखी। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस को देश की जनता इसीलिए विश्वास करती है कि जब कांग्रेस ने जो कहा, अपने काम पूरे किए, अपने वायदे पूरे किए। देखिए, मुझे बिल्कुल इन्होंने सही कहा। कांग्रेस ने जो अपनी मैनिफेस्टो में कहा, बिल्कुल क्या कहा उन्होंने? कहा कि हम आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कश्मीर से हटा देंगे, सेना के हाथों को बांध देंगे, आतंकवादियों का साथ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा देशद्रोही जो कानून है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह लगाने वालों पर कोई केस नहीं लगेगा, भारत का झंडा तिरंगा ध्वज जलाने वालों पर कोई केस नहीं लगेगा। इनके मैनिफेस्टो में लगा, ये पूरा जरूर करेंगे उसको। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश की जनता को 60 साल तक जो ठगने का काम, जो झूठे वादे करने का काम जो 4 पुश्तों ने किया है, गांधी परिवार ने किया है, इसलिए आज लेकिन यहां पर ये जो 2 सवाल थे, रोहित और अनुज, ये सवाल दोनों में ही अगर आप मार्जिन के हिसाब से देखें तो लोग कैटेगोरिकली अपनी राय बहुत साफ तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एक 300 एक रियलिस्टिक फिगर नहीं लग रहा है जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और राहुल गांधी से मीडिया ज्यादा बेतकल्लुफी से सवाल कर लेती है। मोदी जी के सामने जाने के बाद वो सवाल उस तरीके के नहीं होते। हमारे साथ प्रथम मित्तल भी जुड़े हुए हैं। प्रथम जुड़े हुए हैं, नेता एप्लीकेशन की नुमाइंदगी करते हैं। प्रथम, ये इसमें आप मार्जिन ऑफ एरर क्या लेके चलते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि सैंपल कितना है। यदि सैंपल बड़ा है तो मार्जिन ऑफ एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमने ये वाला सर्वे आज जो किया है उसका 25,000 से ऊपर का सैंपल साइज है, तो मार्जिन ऑफ एरर काफी कम हो जाता है। आप लेके चलिए कि 3 से 4% का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। पर जो ये 2 आंकड़े हमने दिखाए हैं आज, उसमें 3 से 4% का डिफरेंस भी। भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपसे सवाल करना चाहते हैं। रोहित। प्रथम जी, मुझे लगता है कि अच्छा, आपने एक अच्छी शुरुआत की, एप्लीकेशन शुरू की है, और आप अच्छा है कि लोगों से उनकी राय ले रहे हैं और सबके सामने सवाल कर। विषय यहां पर यह है दिनेश जी कि मैं प्रथम जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि प्रथम जी देखिए, जैसे मेरे पास लिंक आया कि यहां पर पोलिंग चल रही है, मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, उसमें मैंने 25,000 लोगों से, क्या ये गांव तक नीचे तक आप मानते हैं कि लोगों तक गया है? ये गांव की मूंड है या वहां पर बैठा हुआ अमेठी के अंदर बैठा जिस व्यक्ति के पास विकास नहीं पहुंचा, जिस मां के पास आज शौचालय बना है, जिस मां के पास सिलेंडर पहुंचा है, क्या उस मां तक ये पहुंचा है? तो मैं यही कहना चाहता हूं। आप मैं ये जवाब ले ले अगले सवाल की तरफ। जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं ऐप के, जो कि हमारी इंडिया में टॉप 20 एप्स में हम लोग आते हैं। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वैसे शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि यदि आप विलेज में नहीं जाएं, गांव में, डीपेस्ट गांव में भी चले जाएं, तो वहां पे भी जो युवा लोग हैं या जो उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके पास भी फोन होता है। चाहे वो स्मार्टफोन ना भी हो, सिंपल फीचर फोन जरूर होता है। और जो हमारी ऐप है वो एक नॉर्मल फीचर फोन पे ही चलती है। एक तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जब हमारे पास किसी एक एरिया का सैंपल कम होता है या किसी एक सेगमेंट का सैंपल कम होता है, तो हम वहां पे अपनी टीम को भेजते हैं ताकि वो सैंपल को कॉम्पनसेट कर सके। तो आप ये लेके चलिए कि जो डेटा आपको दिखा रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, वो एक स्क्यूड डेटा नहीं है। वो सिर्फ एक तरीके के लोगों को तो आप ये कह रहे हैं कि जियोग्राफी का और एज ग्रुप का ख्याल आप रखते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास आएंगे रोहित हम, कि क्या मायावती का वाराणसी में बाहरी लोगों के जरिए वोटरों को धमकाने वाला आरोप सही है? इसमें जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी तादाद है 20,997, करीब 21,000 लोग, और उनमें से 37.91% मतलब 38% करीब कहते हैं हाँ सही है, 29.47% कहते हैं नहीं, और इस बारे में अपनी राय जो जाहिर नहीं कर सकते ऐसे लोग हैं 32.62%। वाराणसी के वहां के वोटर्स क्या कहते हैं? हाँ कहने वाले 32.28% कि बाहर से कोई आकर दादागिरी कर रहा है क्या? नहीं कहने वाले अधिसंख्य हैं, 45.41% कहते हैं कि कोई बाहर से नहीं आया, और कह नहीं सकते वाले लोग हैं 22.31% लोग। सवाल नंबर 4, नाथूराम गोडसे पर विवादित बयान के लिए क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें रेस्पोंडेंट्स 26,236, करीब 26,000। देश का मूड 62.23% हाँ, 27.48% नहीं कह सकते कहने वाले 10.29%। और इसमें भोपाल के वोटर्स को भी हमने देखा
वहां के लोग कहते हैं 56.88% की हां कार्रवाई होनी चाहिए, 33.17% नहीं होनी चाहिए, कह नहीं सकते ऐसे लोग 9.95%। अब सवाल यह है कि ये दोनों ही अहम सवाल हैं। वाराणसी के मुतालिक पहले बातचीत कर लेते हैं। ये आरोप ममता बनर्जी ने भी लगाया था कि बाहर से आने वाले लोग यहां उत्पात कर रहे हैं, और यही आरोप अब इधर मायावती भी लगाती दिखाई दे रही हैं। इस पर आपने रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा वो भी देख लिया। वाराणसी के लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि हां ऐसा है। अगर वाराणसी के अलावा आप सैंपल पर गौर करें। रोहित, देखिए, मैं वाराणसी में था, कल रात को वापस आया हूं दिनेश जी, ठीक है, और मैं मानता हूं कि वाराणसी के अंदर जो प्यार मोदी जी को मिला है उससे ज्यादा इस बार, क्योंकि जो विकास हुआ है वहां पर, चाहे घाटों की सफाई हो, चाहे वहां पर जिस तरह सौंदर्यीकरण हो, चाहे डिवाइडर्स की बात हो, चाहे वहां पर एयरपोर्ट से आप निकलते हैं, चाहे मडुआ डे जो स्टेशन है, चाहे वो कैंट स्टेशन है, जितना भी स्वच्छता हो, एक वाराणसी आज नया वाराणसी दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत का सबसे यह है कि लोगों की जो सोच है वहां पर मोदी जी को लेकर एक कहते हैं ना, एक प्यार जो मिल रहा है। आप देखिए जब रिजल्ट आएंगे तो कितना एक सबसे बड़ा मार्जिन देश के अंदर अगर मोदी जी जीत से जीतते हैं तो उसमें कोई बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। अनुज साहब, आपका अनुभव क्या कहते हैं? जहां से स्टॉलवर्ड्स चुनाव लड़ते हैं वहां जीत का मार्जिन काफी ज्यादा हो, क्योंकि प्रतिष्ठा लगी होती है और वहां से एक मैसेज जाता है। क्या ऐसे में कभी डेस्परेशन में ऐसा मुमकिन होता है कि वहां बाहर से लाए गए लोग कई बार लोकल्स को न समझते हुए और अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए दादागिरी करें? देखिए, इस चीज का तो जीता जागता जो है उदाहरण जो है रोहित जी ने खुद दे दिया। दिल्ली से जाकर के वाराणसी में राहुल जी कहाँ रहते हैं? राहुल जी कहाँ रहते हैं? सुन लीजिए रोहित, कहाँ रहते हैं राहुल जी? समय कम है, सुन वही तो राहुल जी आज दिल्ली से कार्यकर्ताओं को राहुल जी, रोहित जी वहां जाके चुनाव लड़ रहे राहुल जी। ऐसे नहीं होगा। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। उसको सुन लिया, देश का नागरिक आज आप दिल्ली से जाकर के वाराणसी में जाकर प्रचार करना पड़ रहा है, कैंपेन में। देखिए अभाव है वहां, आज वहां के कार्यकर्ता नहीं है इनके साथ। मोदी जी ने जिस समय अपना जो है प्रचार, अपना जिस समय नॉमिनेशन करने के यहाँ पर यह है कैसे राहुल गांधी, नहीं अनुज जी बताइए, राहुल जी है क्या? आप बोल लीजिए पहले, मैं बाद में एक बात बताइए, आपके नेता, मैं नेता हूं पार्टी का, मैं वहां पे प्रचार करने जा रहा हूं। विषय यहाँ पर यह है कि आपके प्रियंका जी क्या है? चलिए, मैं पार्टी का पदाधिकारी जवाब दे सकता हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन प्रियंका जी जवाब दे सकता हूं या दोनों एक साथ जवाब देंगे? रोहित जी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात साथ बोलेंगे क्या? रोड शो ड्रामा करने गई थी, बात सुनिए पहले। दिल्ली की है ना, आप जब बोल चुके हैं रोहित जी अनुज जी की बात सुनकर फिर जवाब देते हैं। क्यों इतने उतावले हो जाते, क्यों इतने बौखला जाते हैं? बौखला हम राहुल गांधी दिख रही है, कोई बात नहीं, तभी हम तो चुपचाप सुनते हैं, लेकिन आप फिर पिन मार देते हैं। गाली पकी शांत कराता हूं। रोहित जी पहले उनकी बात सुन लीजिए, सपने जो देख रहे हैं राहुल गांधी, पूरी बात टाइम वेस्ट होगा। हाँ अनुज जी, देखिए, प्रचार में जब जिस समय नॉमिनेशन फाइल किया प्रधानमंत्री जी को, 2 करोड़ के करीब जो है रुपया खर्च किया गया उनके नॉमिनेशन में, सबसे महंगा। और उसमें जनता कहां से आई? वाराणसी के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर से, यहां न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर से जनता बुला बुला करके गई। अमित शाह जी वहां बंगाल में गए, बंगाल का कार्यकर्ता, ये इनके साथ हो रहा है, जहां ये जा रहे हैं वहां के कार्यकर्ता लोकल इनके साथ नहीं है। बंगाल में उनको बिहार, उत्तर प्रदेश से लाने पड़े, वाराणसी में दिल्ली से कार्यकर्ता बुलाने पड़े प्रचार करने के लिए। प्रियंका जी हालात, अगर मायावती जी ने बोला है तो बिल्कुल सही बोला है, ये बताइए, बिल्कुल ठीक बोला है। इटली से आई है, आपने जो सोनिया जी को बुला लिया, उनके पास तो राहुल जी की आप लोगों की, आपकी राहुल जी सवाल नंबर 5 आक्रामकता दिखाई है? कौन सा नेता सबसे ज्यादा एग्रेसिव रहा है? और इसमें रेस्पोंडेंट का साइज था 33,977, करीब 34,000। देश का मूड, नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा एग्रेसिव थे 28.22%, राहुल गांधी एग्रेसिव थे 26.34%, ममता बनर्जी एग्रेसिव थी 23.47%, मायावती एग्रेसिव थी 12.01% और अखिलेश यादव एग्रेसिव थे 9.96%। युवा वोटर्स, नरेंद्र मोदी एग्रेसिव थे 29.02%, राहुल गांधी थे 26., बनर्जी एग्रेसिव थी 23.47%, मायावती एग्रेसिव थी 12.01% और अखिलेश यादव एग्रेसिव थे 9.96%। युवा वोटर्स, नरेंद्र मोदी एग्रेसिव थे 29.02%, राहुल गांधी थे 26.16%, ममता बनर्जी 22.02, मायावती 11.27 और अखिलेश यादव 11.53। एग्रेशन मतलब इन दोनों लीडर्स की तरफ से ही दिखाई दिया। और अनुज अत्रे साहब, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी उनके स्टेचर को मैच करने के लिए, क्या इसीलिए उनको कई बार डिबेट की दावत भी देते हैं? वो क्या उनके एग्रेशन को मैच करने के लिए उनका एग्रेशन, क्योंकि ये लगभग पास के फिगर्स हैं, वो भी एग्रेसिव दिखाई दिए हैं, या उनमें ऑटोमेटिकली अब जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, एग्रेशन आ रहा है?
देखिए निश्चित तौर पे स्वाभाविक है, राहुल जी ने तो हर मंच से उनको न्योता दिया है। देखिए गाली तो बकना आपकी गाली बकना आपकी प्रश्न मुझसे पूछा ना, गालियां बकने वाला एग्रेशन आ गया ना। लगता है दिनेश जी इस प्रकार की चर्चा तो समय सुन लीजिए। रोहित आपकी पार्टी सत्ता में है, आपको ज्यादा विनयशील होना चाहिए। सुनिए क्या समय वेस्ट होता है चर्चा का समय। सुनिए तो अभी वो क्या कह रहे हैं, हम चाहते हैं थोड़ी पॉजिटिव चर्चा। यहाँ तो ज्यादा एग्रेसिव आप ही दिखाई दे रहे हैं। सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं, बात तो सुनिए, आपके पास आते हैं। देखिए निश्चित तौर पे यही दर्शाता है, ये जो रोहित जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जिस स्कूल के ये छात्र बनकर के आए हैं, जिस स्कूल से जो पाठशाला में सीख के आए हैं, ये वही सिखाया जाता है, वही हमने चुनावी मंचों पर देखा है। फिर आ गए, फिर बीच में आ गए, फिर पिन मार रहे हैं, फिर बीच में आ गए, या फिर देखिए हम तो आपके बीच में नहीं बोलते। पाकिस्तान के अलावा आप सेना के विरोधी बातें करते हैं। अनुज आप शांत हो जाए। रोहित आपसे सवाल, रोहित आपसे सवाल मेरा, अगर आपका किया हुआ विकास का काम, क्योंकि काम अपने लिए खुद बोलता है ऐसा कहा जाता है, परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अगर ऐसा है तो मंचों से एग्रेशन की जरूरत क्यों है? देखिए दिनेश जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया। 101 गाली किसने बकी मोदी जी को? आज 101 से ज्यादा गालियां बक चुके हैं। ये सवाल का जवाब दे दें आप। मैंने जवाब तो दे दिया। अग्रेशन नहीं आ रहा है ना, 101 गाली देना मोदी जी को, उनके मां के बारे में, उनके परिवार के बारे में किस तरीके की गालियां बकी गई मोदी जी को, नीच जात का बताया गया, किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया आपने देखा, तो इसको अग्रेशन कहेंगे? हाँ, राहुल गांधी इसमें अग्रेशन में आगे रहे, हमें बिल्कुल ऐसा अग्रेशन नहीं चाहिए। अब अनुज जी की बात बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त हो चला है, वक्त हो गया। अनुज जी का विषय यहाँ पर बात सुनिए तो, अनुज जी के नेता बोलने तो दीजिए। देखिए किस प्रकार से झूठ बोला जाता है, तब पहले कभी 56 गाली बोलते, कभी 101 गाली बोलते। गाली तो इनके प्रदेश मां की गाली, हम लोग गाली एप्लीकेशन की फाइंडिंग आपने देखी, सवालों पर लोगों का नजरिया आपने देखा, और फिलहाल